राधे राधे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज के हम इस वीडियो में जोफ्रे चौसर के बारे में बात करेंगे, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। मैंने आपके लिए इसमें हैंड रिटन नोट्स रेडी किए हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। जब भी हम कोई भी नोट्स बनाते हैं, फिर हम अपने एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन देनी होती है और लास्ट में हमें कंक्लूज़न से ही उसकी एंडिंग करनी होती है। इंट्रोडक्शन में चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे जोफ्रे चौसर के बारे में। इंट्रोडक्शन। जोफ्रे चौसर इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जो जोफ्रे चौसर थे वो इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जाने जाते थे। ही गेव इंग्लिश लिटरेचर अ न्यू आइडेंटिटी। उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश लिटरेचर को एक नई पहचान दी थी। एट अ टाइम किस समय, व्हेन लैटिन एंड फ्रेंच डोमिनेटेड, जब लैटिन भाषा और फ्रेंच का दबदबा था। बाय यूजिंग मिडल इंग्लिश, उन्होंने मिडल इंग्लिश का यूज़ करके, मीन्स मिडल इंग्लिश मीन्स है कि जो नॉर्मल इंग्लिश होती है उसका यूज़ करके, ही मेड लिटरेचर अवेलेबल टू द कॉमन पीपल। उन्होंने कॉमन पीपल के लिए इन्होंने लिटरेचर अवेलेबल करवा दी थी, क्योंकि वहाँ के जो कॉमन पीपल थे ना, वो नॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ कर पाते थे, वो ज़्यादा हाई वाली इंग्लिश बोल ही नहीं पाते थे। तो इन्होंने जोफ्रे चौसर थे ना, इन्होंने कॉमन पीपल के लिए भी मिडल इंग्लिश का इन्होंने यूज़ किया था। हिज वर्क्स रिफ्लेक्ट द कल्चर, सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर। जो उनके जो वर्क्स थे ना, वो रिफ्लेक्ट डालते थे, प्रभाव डालते थे किस पर, कल्चर, सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर, हमारी संस्कृति पर, हमारे समाज पर और ह्यूमन के नेचर पर। ऑफ द 14th सेंचुरी, जो 14th सेंचुरी के लोग थे, वहाँ की समाज थी, सोसाइटी थी और वहाँ की जो संस्कृति थी, इन अ रियलिस्टिक एंड ह्यूमरस वे से। रियलिस्टिक मीन्स रियल चीज़ें ही, मतलब उन्होंने चौसर ने अपनी राइटिंग्स में, रचनाओं में यूज़ किया था। एंड ह्यूमरस वे का मीनिंग है कि उन्होंने हास्यपूर्ण ढंग से अपनी रचनाओं में, अपनी राइटिंग्स में उन्होंने कोई भी, जैसे बात है कि जैसे कोई समाज में बुराइयां हो रही हैं, तो उन्होंने हंसी हंसी में ही उसको अपनी राइटिंग में लिखा था, ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो ह्यूमरस वे हम इस का मतलब ये होता है। नेक्स्ट वन इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्या है कि चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज ही रेज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को बढ़ावा दिया था, उसके स्तर को बढ़ावा दिया था। एंड गेव इट रिचनेस, डिग्निटी एंड लिटरेरी ब्यूटी। और उन्होंने क्या दिया था, इसको समृद्ध बनाया था। रिचनेस का मतलब होता है समृद्ध बनाना, डिग्निटी हो गया गरिमा, एंड लिटरेरी ब्यूटी हो गया कि जो साहित्य सौंदर्य है ना, उसको इन्होंने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, यूज़ ऑफ मिडल इंग्लिश। इन्होंने मिडल इंग्लिश का यूज़ किया था। ही चोज़, यहाँ पे चोज़ मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, बिकॉज पास्ट में लिखा था ना उन्होंने। ही चोज़ मिडल इंग्लिश, मिडल इंग्लिश का उन्होंने यूज़ किया था, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, for his writing, making literature accessible to a ordinary reader sorry। accessible का मतलब होता है टू इजी अंडरस्टैंड, मतलब कि जो अच्छे से समझ सके। उन्होंने क्या किया था, अपनी राइटिंग में, साहित्य में उन्होंने ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया था कि जो आम लोग हैं ना, वो भी उसको समझ सकें। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उनके जो मेजर वर्क थे, हम वो एक बार चेक कर लेते हैं। इन्होंने मेजर वर्क दिए थे, द बुक ऑफ द डचेस, ट्रोइलस एंड क्रिसेडी, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द कैंटरबरी टेल्स, ये इनका मास्टरपीस था। नेक्स्ट वन इज़ द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। अच्छा, कई बच्चों को जैसे इनकी ये मेजर वर्क्स नहीं याद होते, तो एक ट्रिक मैंने बनाई थी, जैसे कि बिग पैरेट टेल्स हैप्पी लीजेंड्स कामली। बी से हो गया बुक ऑफ डचेस, बी पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, टी ट्रोइलस एंड क्रिसेडी, एच मीन्स हाउस ऑफ फेम, एल मीन्स लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड सी मीन्स कैंटरबरी टेल्स। आप ये ट्रिक याद करके इसको, मतलब इसके मेजर वर्क को बहुत अच्छे से रन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा लिटरेरी करियर। इनकी जो साहित्य का करियर था, वो कैसे इन्होंने किया था, कितने पार्ट में डिवाइड किया था। इन्होंने इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज़ फ्रेंच पीरियड, जो कि 1360 टू 1370 के बीच में था। नेक्स्ट इज़ इटालियन पीरियड, 1370 टू 1385 के बीच में था। इंग्लिश पीरियड 1385 टू 1400 के बीच में था। ओके, तो आइए चलो हम फ्रेंच वाला पीरियड है जो उसको हम देख लेते हैं। इन दिस पीरियड, इस जो पीरियड में, जो फ्रेंच वाला पीरियड था, चौसर इमिटेटेड, यहाँ पे टी आएगा, इमिटेटेड। चौसर ने नकल की थी, किसकी, फ्रेंच राइटर्स की उन्होंने नकल की थी। ठीक है, इनका जो मेजर वर्क था इस टाइम पे, द बुक ऑफ द डचेस था। अच्छा, जो ये बुक ऑफ द डचेस था ना, ये एन एलेगी रिटर्न फॉर द वाइफ ऑफ हिज पैटर्न। इन्होंने किसके लिए लिखा हुआ था कि ये उसकी वाइफ के पैटर्न के लिए। पैटर्न कौन होता है, पैटर्न का मीनिंग होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फाइनेंशियली रुपीज़ की नीड होती है, या फिर सोशली वे से कोई पर्सन अगर आपकी हेल्प करता है, तो वो पैटर्न ही कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब कि जो सामाजिक रूप से या फिर फाइनेंशियली आपकी कोई भी हेल्प करते, तो उसको पैटर्न बोलेंगे। तो यहाँ पे ये उस पैटर्न
के लिए इन्होंने ये बुक ऑफ द डचेस मतलब है, इसमें उस पैटर्न का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट वन इज इटालियन पीरियड, इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन मास्टर्स डेंटे, पेट्रार्च एंड बोकैक्यो। ये क्या था कि इटालियन मास्टर्स के द्वारा ये प्रभावित हुए थे, डेंटे के द्वारा, पेट्रार्च एंड बोकैक्यो। नेक्स्ट वन इज़ ही इंट्रोड्यूस डीपर फिलोसफी एंड ह्यूमन इमोशंस इन हिज राइटिंग। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जो उनकी रचनाएं थी, उन्होंने जो राइटिंग लिखी थी ना, उसमें अपनी फ़िलोसफी को बहुत ज़्यादा गहराई से उन्होंने वर्णन किया था और अपने जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनका भी उन्होंने वर्णन किया था। ओके अच्छा, अगर हम इसमें इटालियन पीरियड में जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे अगर हम वो देखें तो हम फर्स्ट इज़ द हाउस ऑफ फेम, सेकंड इज़ ट्रोइलस एंड क्रिसेटी। ये जो था ना, ये वाला लव स्टोरी ऑफ ट्रेजेडी एंड साइकोलॉजी, ये लव स्टोरी था ट्रेजेडी का और साइकोलॉजी इसमें मनोविज्ञान भरा हुआ था। नेक्स्ट पीरियड की बात करते हैं, इंग्लिश पीरियड। ये जो इंग्लिश पीरियड था ना, इसमें चूसर काफ़ी मैच्योर हो गए थे, ये उसका सबसे ज़्यादा मैच्योर पीरियड था। ओके, ही गेव इंग्लिश लिटरेचर इट्स ट्रू शेप। इस पीरियड में चौसर ने क्या किया था, इंग्लिश लिटरेचर को उसकी सही शेप दे दी थी। मतलब इस पीरियड में आकर ना उन्होंने ना इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी हद तक एक सच्ची शेप दे दी थी। मतलब मास्टरपीस था इस टाइम पे इनका कैंटरबरी टेल्स था। ये जो कैंटरबरी टेल्स है ना, ये एक रास्ते में जा रहे होते हैं पिलग्रिम्स, तो उन्होंने इसका वर्णन किया था। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं जैसे द कैंटरबरी टेल्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय 29 पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स वो होते हैं जो तीर्थयात्री होते हैं ना, अगर हम घूमने जाते हैं कहीं पे, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो जैसे कि हरिद्वार जाते हैं, गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो हम कौन हुए, पिलग्रिम हुए। ऐसे तीर्थ स्थान पर जो लोग भी जाते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय 29 पिलग्रिम्स। ये क्या है, कलेक्शन है, स्टोरीज़ हैं, इनका कलेक्शन था जो 29 पिलग्राम के द्वारा दिया गया था। ऑन देयर वे टू कैंटरबरी, कैंटरबरी जाते हुए, ईच करेक्टर रिप्रेजेंट, जिसका प्रत्येक करेक्टर है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग सेक्शंस के सोसाइटी को, समाज को वर्णन करता है। नेक्स्ट इज द जनरल प्रोलॉग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रोलॉग। नेक्स्ट इज रियलिज्म। चौसर वॉज द फर्स्ट टू गिव अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ मिडवल सोसाइटी। चौसर हमारे क्या थे, फर्स्ट ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने मध्यकालीन समाज का इन्होंने एक रियलिस्टिक पिक्चर दी थी। हिज करेक्टर्स आर लाइफ लाइक मीन्स उनके ना जो करेक्टर्स उन्होंने यूज़ किए ना वो जीवंत होते थे। मतलब हमें लगता था कि मैन और वुमेन्स जो भी उन्होंने यूज़ की थी उसमें ऐसे लगता था कि वो हम रियल में ही देख रहे हैं उनको, एंड रिप्रेजेंट एवरीडे मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमर एंड सटायर। सटायर होता है किसी पर व्यंग्य करना, ह्यूमर एंड सटायर। हिज वर्क्स आर फुल ऑफ जेंटल ह्यूमर एंड माइल्ड सटायर। ह्यूमर मीन्स मैंने पहले भी बताया था, ह्यूमर मीन्स होता है कि जो भी किसी समाज ह्यूमर में से मतलब हास्यपूर्ण ढंग से इन्होंने वर्णन किया हुआ है अपनी राइटिंग्स को। मतलब उन्होंने अपने डीप वे से बताया हुआ है, कोई भी बुराइयाँ हो गई समाज की तो उन्होंने हास्यपूर्ण ढंग से उसका वर्णन कर दिया ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। ही क्रिटिसाइज द करप्शन ऑफ द चर्च एंड सोसाइटी। उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था कि जो करप्शन हो रहा है ना चर्च का उसके बारे में, एंड सोसाइटी, बट इन अ बैलेंस्ड वे। नेक्स्ट वन इज नरेटिव आर्ट। ही वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर। वो स्टोरी टेलर थे बहुत अच्छे। हिज नरेटिव स्टाइल इज सिंपल। जो उनका वर्णन करने का जो तरीका होता ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता था, नेचुरल होता था एंड इंगेजिंग। नेक्स्ट वन इज़ इंगेजिंग मीन्स होता है आकर्षित करना, अपनी तरफ खींच लेते थे वो, कोई भी राइटिंग वगैरह स्टाइल्स लिखते थे, रचनाएं लिखते थे ना। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज एंड स्टाइल। लैंग्वेज एंड स्टाइल में अगर देखें तो जो चौसर की स्टाइल थे ना राइटिंग का वो बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल था एंड विविड था एंड फुल ऑफ इमेजरी था। मीन्स वो चित्रकला वगैरह यूज़ की हुई थी उन्होंने इसमें। ही इंट्रोड्यूस्ड द राइमेंट कपलेट। राइमेंट कपलेट मीन्स है कि वो तुकबंदी होती है ना, जैसे गाना जाना ऐसे, उस राइमेंट कपलेट बोलते हैं। एंड डेवलप्ड इट इनटू द हीरोइक कपलेट। और हीरोइक कपलेट में भी इसका यूज़ होता है। हीरोइक कपलेट है ना जो वो महाकाव्य और जो वीर गाथाएँ होती थी ना हमारी उसमें यूज़ होते हैं हीरोइक कपलेट। हिज यूज़ ऑफ आयरनी विट एंड क्लैरिटी इन्फ्लुएंस्ड लेटर पोइट्स लाइक ड्राइडन एंड पोप। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन, चौसर वाज नॉट जस्ट अ पोइट। वो कोई एक पोइट नहीं थे बट ऑल्सो ए सोशल कमेंटेटर। सोशल कमेंटेटर थे, मतलब समाज पे कमेंट करते रहते थे। ह्यूमरिस्ट थे, ह्यूमरिस्ट पहले हमारा हो गया, हास्यपूर्ण ढंग से अपनी वो रचनाओं को प्रस्तुत करते थे। एंड स्टोरी टेलर। थ्रू हिज वर्क, उन्होंने अपने वर्क से ही गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ मिडवल इंग्लैंड। उन्होंने हमारे सामने एक मिडवल इंग्लैंड की तस्वीर को प्रस्तुत कर दिया था।
आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।